नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक बहुत बड़े सवाल के बारे में जो आज भी गूंजता है। क्या ब्रिटिश राज ने भारत को बनाया या बिगाड़ा? क्या ये विकास की कहानी थी या फिर लूट की? चलिए इस उलझी हुई सच्चाई की तह तक चलते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं कुछ आंकड़ों से। और ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। सोचिए, 1700 में दुनिया की पूरी इकोनॉमी का लगभग 1/4 हिस्सा भारत का था। मतलब एक इकोनॉमिक सुपर पावर। और फिर 1950 आते आते ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 4.2% पर आ गया। ये जो गिरावट है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ऐसा क्या हुआ? एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, एक इतना फलता फूलता देश अचानक हाशिए पर कैसे चला गया? यही वो पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इस कहानी के दो पहलू हैं। पहला पहलू है एक्सप्लॉयटेशन का, यानी शोषण का। इस नजरिए के हिसाब से जो कुछ भी हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी, एक डेलिबरेट स्ट्रैटेजी थी। एक ऐसी रणनीति जिसने भारत की इंडस्ट्री को खत्म कर दिया और यहाँ की दौलत को बाहर ले जाया गया। और इसका सबसे बड़ा हथियार क्या था? ट्रेड पॉलिसीज, यानी व्यापार के नियम। देखिए कैसे भारत में बने कपड़ों पर जब वो ब्रिटेन जाते थे तो 70 से 80% का इतना भारी भरकम टैक्स लगा दिया जाता था। अब जाहिर है इसका नतीजा क्या होगा? भारतीय माल ब्रिटेन में बहुत ज्यादा महंगा हो गया। और दूसरी तरफ ब्रिटेन से जो सामान भारत आता था उस पर कोई रोक टोक नहीं, कोई खास टैक्स नहीं, बिल्कुल खुला मैदान। और मजे की बात यह है कि ये कोई आज का इल्जाम नहीं है, ये तो उस वक्त भी सबको पता था। सोचिए, 1840 में ईस्ट इंडिया एंड चाइना एसोसिएशन के चेयरमैन ने खुद ये बात मानी थी। उन्होंने कहा था कि कंपनी भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने वाला देश बना रही है। ये तो एक तरह से उस जमाने का खुला कन्फेशन था। और जो आंकड़े हैं ना, वो इस पूरी तबाही की कहानी को और भी साफ कर देते हैं। 1750 में दुनिया का 25% इंडस्ट्रियल सामान भारत में बनता था। 25%। और 1900 आते आते ये नंबर गिरकर सिर्फ 2% पर आ गया। ये जो गिरावट है, ये इंडियन इंडस्ट्री के पतन का शायद सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं है ना? इन आंकड़ों के पीछे लाखों लोगों की, इंसानों की कहानियां छिपी हैं। सोचिए उन हुनरमंद कारीगरों और बुनकरों के बारे में जिनके हाथ से उनका काम ही छीन लिया गया। वो सब बेरोजगार हो गए और उन्हें मजबूरन गांव की तरफ लौटना पड़ा। इससे क्या हुआ? खेती पर बोझ बढ़ गया, गांव में मजदूरी कम हो गई और गरीबी ने धीरे धीरे अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये तो थी कहानी का एक पहलू। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। एक दूसरा तर्क ये कहता है कि ब्रिटिश राज विनाश नहीं बल्कि मॉडर्नाइजेशन लाया। इस नजरिए के मुताबिक ये वो दौर था जब भारत में इन्वेस्टमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना और देश एक नई दिशा में आगे बढ़ा। और इस तर्क का सबसे बड़ा आधार क्या है? वो है 400 मिलियन पाउंड का भारी भरकम ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट जो 1914 तक भारत में किया गया था। अब जरा सोचिए, उस जमाने में 400 मिलियन पाउंड, ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। और इस पैसे का इस्तेमाल हुआ रेलवे बनाने में, सिंचाई के प्रोजेक्ट्स में और नई इंडस्ट्रीज की नींव रखने में। इसका सबसे बड़ा और सबसे विजिबल सिंबल वो है रेलवे। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सिर्फ कुछ ही दशकों में जहां 1300 किलोमीटर से कुछ ज्यादा ट्रैक था, वो बढ़कर 25,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया। इन लोहे की पटरियों ने सच में भारत को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ दिया था। और ऐसा नहीं है कि इसका असर सिर्फ कागजों पर था, इसका असर जमीन पर भी दिख रहा था। हिस्टोरियन डेविड गिलमोर बताते हैं कि गंगा कैनाल जैसे जो नए सिंचाई के प्रोजेक्ट्स बने, उन्होंने कई इलाकों में किसानों की जिंदगी ही बदल दी। वो लिखते हैं कि वहाँ के किसान पहले के मुकाबले साफ तौर पर बेहतर खाना खा रहे थे, बेहतर घरों में रह रहे थे और बेहतर कपड़े पहन रहे थे। तो अब देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी है लूट की, एक्सप्लॉयटेशन की, और दूसरी कहानी है निर्माण की, मॉडर्नाइजेशन की। तो फिर सच क्या है? जवाब शायद हमें आंकड़ों में मिलेगा। और ये आंकड़े एक और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। चलिए अब जरा नंबर्स देखते हैं। इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन के डेटा से हमें ये विरोधाभास समझ आता है। देखिए, 1850 से 1947 के बीच देश की जो टोटल इकोनॉमी थी, यानी जीडीपी,
वो तो बढ़ी $125 बिलियन से बढ़कर $213 बिलियन हो गई। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, जब हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं, यानी एक आम इंसान की औसत कमाई, तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। ये $533 से बढ़कर सिर्फ $618 हुई, मतलब लगभग 100 साल में नाते बराबर बढ़ोतरी। और यहीं पर इस पूरी बहस का असली निचोड़ छिपा है। एक तरफ देश की टोटल इकोनॉमी 70% बढ़ गई, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया की इकोनॉमी में भारत का जो हिस्सा था वो 16% से गिरकर 4% पर आ गया। अब समझ आया कि कैसे दोनों साइड के लोग इन्हीं आंकड़ों का इस्तेमाल करके अपनी अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शायद सबसे जरूरी आंकड़ा ये है, लगभग 100 साल के ब्रिटिश राज के बाद एक आम भारतीय की इनकम में सिर्फ 16% का इजाफा हुआ। 16%। ये एक ऐसे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की तस्वीर है, एक ऐसे आर्थिक ठहराव की जहां आम आदमी की तरक्की जैसे रुकी गई थी। तो सवाल ये उठता है कि इस विरासत को, इस लेगेसी को हम समझें कैसे? एक तरफ मॉडर्नाइजेशन की नींव रखी गई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक पतन भी हुआ। इन दो एकदम ऑपोजिट सच्चाइयों को एक साथ कैसे रिकंसाइल किया जाए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर इसे समराइज करें तो पूरी बहस इन दो आइडियाज के आसपास घूमती है। एक है ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी, जो कहती है कि भारत को जानबूझकर ब्रिटेन के फायदे के लिए गरीब बनाया गया, और दूसरी तरफ है मॉडर्नाइजिंग मिशन की थ्योरी, जो मानती है कि ब्रिटिश राज ने भारत को मॉडर्न दुनिया के लिए तैयार किया। शोषण वाले तर्क को आज के समय में शशि थरूर जैसे लोग बहुत जोरदार तरीके से सामने रखते हैं। उनका साफ मानना है कि भारत पर हुकूमत सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के फायदे के लिए की गई थी, और ब्रिटेन का जो 200 साल का उदय हुआ उसकी कीमत भारत ने अपने विनाश से चुकाई। लेकिन एक और नजरिया भी है। एक एनालिसिस ये भी कहता है कि ब्रिटिश राज के दौरान टोटल इनकम में गांव की इकोनॉमी का जो हिस्सा था वो 45% से बढ़कर 54% हो गया। अब इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि शायद शहर और गांव के बीच की जो आर्थिक असमानता थी वो थोड़ी कम हुई। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं। एक ऐसी विरासत जिसमें इन्वेस्टमेंट भी था और पतन भी, जिसमें निर्माण भी था और विनाश भी, आधुनिकीकरण भी था और शोषण भी। इतिहास को इस मिली-जुली, इस कॉम्प्लिकेटेड लेगेसी का मूल्यांकन आखिर कैसे करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, और शायद इसका जवाब हर किसी को अपने अपने नजरिए से ही खोजना होगा।